बायोलॉजी शाखा ब्रांचेज कितनी ब्रांचेज होती हैं? तो दो ही होती है ना, दो मुख्य शाखाएं होती हैं, दो ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन से? जंतु विज्ञान, एक था क्या? जंतु जूलॉजी था और एक बॉटनी। यही था। स्टडी अबाउट एनिमल, स्टडी अबाउट प्लांट, ये बताया था ना। स्टडी अबाउट एनिमल बर्ड है जूलॉजी, स्टडी अबाउट प्लांट बर्ड बॉटनी, ये बताया था। बस फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। ठीक है, ये सब इतना बताया गया था। ठीक है, इसकी डिफिनेशन में बताया गया था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ये जो एक और बताया गया था कि फादर, जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी सबसे पहले से मतलब बायोलॉजी को पहले से आदमी कर रहे थे इसमें। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गए, लेकिन जो बायोलॉजी वर्ड है ये किसने दिया? टर्म बायोलॉजी किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविलियनस। किसी बुक में 1880 क्या दिया है? हाँ, किसी में 82 कंफ्यूज होता है। ठीक है, और आज से स्टार्ट करेंगे। एक जनरल बायोलॉजी था। ठीक है, ये सबको थोड़ा बहुत आना, थोड़ा बहुत क्या पूरा आना चाहिए, बहुत कुछ है नहीं। ठीक, ये सब आना चाहिए। आज से स्टार्ट करेंगे सेल। कोशिका क्या है? सभी नोटबुक बोल लीजिए, सामने में आज हम पढ़ेंगे सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है, क्या है, इसके बारे में। ठीक है, कोई बताएगा? पढ़े हुए बताओ। the smallest unit of every life person. और साइंटिफिक डेफिनेशन याद है? साइंटिफिक डेफिनेशन Sir, सेल इज द the cell is the smallest स्ट्रक्चरल structural and functional unit of all living things. Okay, as well में सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल all living आदमी का, यानी कि सेल वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जो सभी जीव मतलब मिलकर के जिसके जीव बने होते हैं। ठीक है, अब सेल जो होते हैं, जैसे कि सेल है ना, सेल पाए कहाँ जाते हैं? like living and सब cells ही बने सेल से बने होते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? इधर कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऐसा नहीं, यानी कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ऐसा में अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, ये सब बात करेंगे। ठीक, अब बताया सेल को डिफिनेशन हो गया। ठीक, सेल कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है? कितने प्रकार के सेल होते हैं? सेल के कितने प्रकार होते हैं? सेल केवल कोशिका दो ही प्रकार की, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोट हो गया एंड प्रोकैरियोट। ऐसे देखो, ये सेल है, इसके टाइप्स यूकैरियोटिक सेल हो गया और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल केवल दो ही प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रहा है? थोड़ा इन लोगों का लेवल थोड़ा बहुत नीचे है, आएगा समझ। ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा बहुत लिखते चलना, फिर अच्छे समझाएंगे, लिखवाएंगे, ठीक है, नोट भी बनवाएंगे। तो आज पहला दिन चैप्टर का जैसे बता देंगे तो अगले दिन से नोट भी बनवाएंगे, लिखवाएंगे। अब ये देखो सेल डिफिनेशन हो गया। अब ये दो प्रकार के यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब यू का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो ये यू हो गया, जो सेल बना हुआ है यू। देखो यू का मतलब होता है ट्रू, वास्तविक। इधर देखो
यू का मतलब होता है वास्तविक यानी कि ट्रू, और कैरियोटिक यानी कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है? Nucleus. न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब होता है ट्रू। अब देखो इसका मतलब समझो, जिस सेल में पूरा कंप्लीट केंद्रक यानी सख्त केंद्रक यानी केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, अभी बताएंगे न्यूक्लियस का होता है ना, जिसमें पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक कैटेगरी में उस सेल को रखते हैं। उस सेल को किस कैटेगरी में बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? यानी यूकैरियोटिक का मतलब होता क्या है? यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक। तो इसमें जिस सेल में यानी सख्त केंद्रक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन इसके जैसा नहीं होता है। क्या होता है? इसके जैसा न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है, और इसका संरचना भी अलग होता है, इसका संरचना अलग होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव टाइप, यानी प्राचीन यानी सबसे पहले जो माना गया था सेल कोशिका आई थी, तो प्रिमिटिव टाइप का सेल था, जिसे हम प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव हो गया, प्रिमिटिव। और कैरियोटिक मतलब होता है, क्या होता है? Nucleus. क्या होता है? Nucleus. न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब जिसमें केंद्र न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत करते हैं। हो गया ना? अभी क्या है, क्या केंद्रक होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अच्छे फिगर बना करके। अभी तो क्या था? टाइप्स था ना, ये क्या था? टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें जितने भी कोशिका होती है सब इसी में आ जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। आया समझ में? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसे पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर यानी संरचना। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये थोड़ा नोट कर लो, पढ़ने में आसानी होगा। नोट बनेगा, ऐसा रख दी नोट करो, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच का, तो मूल का जानते हो ना, सबसे बड़ी कोशिका। सेल पढ़ रहे हो तो पूछ लेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। देखिए, ठीक है। तो सेल को टाइप पढ़ लिए, 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो सबसे बड़ी भी होती होगी, छोटी भी होती होगी, सही नहीं? ये चीज़ है। कौन सा लार्जेस्ट में सेल? ऑस्ट्रिच का हो गया सबसे बड़ा, और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया सेल? PPLO। तो ऐसे लिख लो, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका है, क्या है? PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है। लिख दें? लाइक, दिख रहा है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक। अगर हम बात करें ह्यूमन में यानी हम लोगों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये देखो। एक भी बात समझ में आई। वो क्या है? लेकिन लार्ज सेल ह्यूमन में यानी कि ओवम होता है इन फीमेल, जो कि ह्यूमन के फीमेल में पाया जाता है ओवम, ये लार्ज सेल होता है, ठीक। और स्मॉल सेल इन मेल, ओके। यानी ह्यूमन में लार्ज सेल ओवम इन फीमेल, स्मॉल सेल स्पर्म इन मेल। क्लियर? ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? किताब में से कुछ पढ़ा होगा।
समझता नहीं था मुझे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल के बारे में, उसके बारे में तो पढ़ लिए थे। ठीक, अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल की यानी संरचना कैसा दिखता है, यूकैरियोट सेल कैसा दिखता है और प्रोकैरियोट सेल कैसा दिखता है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कैसा दिखता है, किसने देखा था सबसे पहले, किस तरह से, किसने खोजा था, है कि नहीं। यानी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है किस टाइप से कैसा होता है, कैसा दिखता है, किसने खोजा था सबसे पहले, और जीवित कोशिका की खोज किसने किया, देखा सबसे पहले, और मृत कोशिका की खोज किसने किया सबसे पहले, किसने देखा सबसे पहले, ये सब। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना कैसी होती है मैं बता देता हूँ। सेल यानी कि जो सबसे पहले कोशिका यानी सबसे पहले जो सेल खोजी गई थी वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी वो, डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका खोजी गई थी। और ये किसने खोजा था और किस समय खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की सबसे पहले। किस सन में हुए थे, यहाँ लिखते सामने 1665, 1665 में सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, यानी डेड सेल। वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, यानी कि वो डेड सेल थी। और कहाँ के थे, कार्क सेल, यानी कि जो ऊपर का क्या बोलते हैं, कोई भी हाँ कार्क सेल होता था ना, जो उसमें लगा था बॉर्डर पे। उनके मन में आया कि एक क्या है, काट के देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया कि एक छोटे छोटे क्या दिखाई दिए, कंपार्टमेंट दिखाई दिए, हालो से स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ठीक है, क्या दिखाई दिए, कोठरी जैसी संरचना के, मतलब हालो। ठीक है, तो उन्होंने उसे ऐसे, मतलब उन्होंने देखा जो स्लाइड पे, तो छोटे छोटे क्या दिखे, कंपार्टमेंट ऐसे दिखे, ऐसे से क्या दिखे, कंपार्टमेंट दिखा। तो उन्होंने एक को देखा तो हालो था, खोखला था। ठीक है, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, अपनी भाषा में उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेलुला। एक बिग वर्ड है सेलुला, सेलुला का मतलब होता है सेल, एक छोटी सी कोठरी। उन्होंने ये वर्ड दिया था जब उन्होंने सेल पहली बार खोजे थे 1665 में रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसका मतलब होता है सेलुला। सेलुला मतलब क्या होता है, सेल होता है एक छोटा कंपार्टमेंट। ठीक है, उसको क्या नाम दे दिए, सेल नाम दे दिए। तो यानी कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आ गया मृत कोशिका की खोज, तो जो जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है ना। अरे भाई, जब मृत कोशिका खोज हो सकती है तो जीवित कोशिका तो फिर होगा है ना। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवेनहॉफ ने। कौन किए थे, लीवेनहॉफ। यहाँ लिखते हैं लीवेनहॉफ। एंटोनी वान, इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनी वान लीवेनहॉफ। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का, मतलब जीवित कोशिका को देखा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्होंने देखा, अध्ययन किया सबसे पहले। इससे पहले कोई नहीं किया। उससे पहले क्या किया था, डेड सेल खोज हुई थी, खोजे थे रॉबर्ट हुक 1665 में की। ठीक है, एक तो 21 साल में किए थे, यानी कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। किस साल में, 1674। किसी बुक में, एडवांस बुक में 70 भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो थोड़ा अलग अलग बुक में अलग आता है, लेकिन ये 1674। ठीक, अब क्या है, लीवेनहॉफ ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल का किस सन में, 1674 में। ठीक है, तो क्या उन्होंने खोजा सबसे पहले, जो पैरामीशियम अमीबा सब हो गया, और स्पर्म हो गया, और उसके बाद और कहाँ किए थे, दांतों मैल से, गंदे पानी से। ठीक है, इन सब सोर्स से उन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन यानी खोज किया था, उसके बारे में देखा था, उसके बाद देखे, उसके बारे में अध्ययन की पढ़े। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की जो संरचना है उसके बाद। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो कैसा सेल दिखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिगर बना रहे हैं सेल का, प्रोकैरियोटिक, उसका यूकैरियोटिक सेल ना।
नहीं हो ये देखो कौन किसको बोला है माइटोकॉन्ड्रिया सर ये क्या है Lysosome. क्या है हाँ? चलो Lysosome. Golgi Golgi apparatus. बॉडी ऑपरेटर ना और यहाँ पे दिखा दो लाइसो लाइसो और यहाँ दिखा दो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सेंट्रियोल और यहाँ पे Smooth as हाँ बता रहे इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाओ? सर, smooth एक किलो है. बता रहे देखो क्या बोला? अगर यहाँ पे राइबोसोम इसके ऊपर रहेंगे इस ऊपर ठीक है यहाँ पे दिखा रहे हैं ये वाला बता रहे हैं ये क्या हो गया रफ वाला हो गया नहीं सर रफ ई आर इंडोप्लाज्मिक ठीक है और ये वाला क्या हो गया यस आर यस दिखा दो इसमें सीधा ठीक है यानी कि चिकना होता है इसको और यहाँ पे देखो ये बीच में क्या है ये क्या है केंद्रक है न्यूक्लियस यही है देखो अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस क्या होता है ना ये देखो पूरा डेवलप बीच में इस सेंट्रल में कोशिका के सेंटर यानी सेल के सेंटर में होता है बीचों बीच यही क्या है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है ये पूरा कंप्लीट है अगर इस तरह से न्यूक्लियस यानी केंद्रक दिखाई दे तो फिर क्या होगा मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस से बोला जाता है ठीक है ये चीज और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमैटिन थ्रेड बोल दो इसे हम डीएनए भी कर सकते हैं और ये क्या हो गया न्यूक्लियोलस ठीक है ना और राइबोसोम को दिखा दो ठीक एकदम इजी फिगर है ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बनाओ आप ही बना दो ये मुस्कान और एक सेल मेम्ब्रेन बना दो सर क्या हुआ इसे हम प्लाज्मा और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है अब ये देखो केंद्रक पाया गया उससे जस्ट उसके ऊपरी लेयर पे यानी कि एक है दो लेयर है एक इनर साइड है एक आउटर साइड है तो आउटर साइड पे लगा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद लगा हुआ चारों तरफ तो कुछ पे क्या होता है प्रोटीन के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं कुछ पे नहीं पाए जाते हैं तो जिस पे प्रोटीन के कण पाए जाते हैं राइबोसोम ठीक है उसे हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिस पे नहीं पाया जाता उसे हम क्या बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का हो गया कितने प्रकार का दो प्रकार का हो गया एक हो गया रफ और एक हो गया स्मूथ हो गया ठीक और ये सब क्या होते हैं कि न्यूक्लियस से ही लगे होते हैं और ये देखो जो ये राइबोसोम होते हैं रफ वाले तो इसी से प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का निर्माण होता है इन्हीं से यानी ये मैच्योर राइबोसोम कहे जाते हैं ठीक है इन्हीं से क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी प्रोटीन का निर्माण होता है ठीक और उसके बाद फिर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे अब घरों में क्या बिजली जा रहा है ना स्टोर हो रहा जा रहा है तो पावर दे रहा है नहीं ट्रांसफार्मर उसी तरह से हमारे कोशिका के अंदर एनर्जी देने वाला एक ट्रांसफार्मर की तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी क्या करता है देता है किसके फॉर्म में एनर्जी जो देता है किस फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया से हमें जो एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में मिलता है इसका फॉर्म क्या होता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
फास्फेट। इसका हो गया फुल फॉर्म एटीपी। ऐसे होता है एएमपी होता है, एंडोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, डाइफॉस्फेट होता है। लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के फॉर्म मिलता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो पचता है, ग्लूकोज बनता है, फिर उसका टूटता है, तो जो टूटता है तो एटीपी के फॉर्म में, फिर वो एटीपी हमें क्या देता है, ऊर्जा। तो एटीपी में ऊर्जा मिलता है, जिसे कहते हैं कि हमें खाने से ऊर्जा मिल रही है। तो खाने से प्रोसेस होने के बाद हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती, ताकत मिलती है। ठीक, तभी कहते हो खाने से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी आता है, तभी तो घूमते टहलते दौड़ते हो, चलते फिरते हो। और उसके बाद फिर क्या है, राइबोसोम हो गए। राइबोसोम का काम जान ही रहे हो, प्रोटीन का निर्माण कराना। और गाल्गी बॉडी, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है उनका फिल्ट्रेशन होता है, सांद्रण यानी कि प्योर इम्प्योर होता है, तो यहाँ पे एक फिल्टर करने का काम करता है। जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल, जो अच्छा वाला स्टोर कर लेता है, और फिर उसके बाद प्रोटीन फार्मेशन के लिए भेज देता है। और उसके बाद फिर क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, जब कोशिका के अंदर कोई ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के अंदर कोई अंग क्या खराब हो गया, कुछ अलग बाहर कोई अलग सब्सटेंस आ गया, तो उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। मतलब कि अपने अंदर लेकर के उसे बाहर निकाल देता है। इसे बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये राउंडेड शेप, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसको अपने अंदर यानी कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि इसको अपने अंदर लेकर उसको तोड़ने की उसमें क्षमता होती है। एंजाइम कम से कम 30 प्रकार के इसमें एंजाइम होती हैं। तो किसी मतलब अनवांटेड मटेरियल अगर अंदर आ गया सेल के अंदर, तो उससे क्या करता है, उसको हील कर देता है, अपने अंदर लेकर करके उसको बाहर निकाल देता है, फेंक देता है। फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस है, आप लोग भी नहीं जानोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इससे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि ये खुद अपने अंदर लेकर के खुद मर जाता है, फिर नया बनता है। ठीक, और ये बनता किससे है, गाल्गी बॉडी से ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, और सेंट्रियोल क्या होता है, ये जब कोशिका डिवीजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, तब वहाँ पे क्या करता है, जो धागा बनता है वहाँ पे बनता है, सेंट्रियोल का निर्माण होता है। तो ये सब कुछ है, इतना अच्छे से पढ़ के आप लोग आइएगा यहाँ तक, समझ में आगे पढ़ने पड़ा। बोलो, होता है वो जो होता है 80 यस का होता है। कितने यस का होता है, 80 यस। और जो 80 है और जो यस है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे स्वेडबर्ग, वो अपने नाम पर ही इस यूनिट का नाम रख दिए, जिसमें मापा जाता है 80 यस। यस यानी स्वेडबर्ग यूनिट होता है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है कौन सा होता है, तो क्या बताओगे, 80 यस। ठीक, और एक प्रोकैरियोट में 70 यस होता है, ये डिफरेंट मिलेगा। अगर ए वाला याद हो गया तो दूसरा वाला और इजी है, वो भी हो जाएगा। हाँ, और एक चीज और, ये जो यूकैरियोटिक सेल है 2 प्रकार से होते हैं, एक प्लांट का हो गया और एक एनिमल का हो गया। घबराना मत।